हे प्लॉट आर्मी, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे इस न्यू चैनल प्लॉट सीरीज में स्वागत है। गोस्ट सीरीज चैनल पर अब लगभग 4 लाख से ज्यादा की फैमिली जुड़ गई है, बट दैट इज ओनली फॉर हॉरर। और कई महीनों से आप सभी मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मोर वीडियोस डालिए बट अदर देन हॉरर। तो उस चैनल पर तो मैं हॉरर के अलावा कुछ और नहीं डाल सकता, लेकिन ये चैनल एक नॉन हॉरर चैनल होगा जहां पर आपको इंस्पिरेशनल मूवीज, ट्रू स्टोरी मूवीज, साई-फाई और बेसिकली हर तरह की मूवीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ऐसी सिंपल वीडियोस पसंद आएंगी। एंड हाँ, आप सभी को किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोस्ट सीरीज चैनल पर हमेशा रेगुलरली वीडियोस आती रहेंगी। इनफैक्ट अब तो ये भी हो सकता है कि अगले महीने से और भी ज्यादा वीडियोस गोस्ट सीरीज चैनल पर आएंगी, और इस चैनल पर भी आप एक वीक में 2 वीडियोस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खैर, आज मैं रिसेंटली रिलीज हुई हिस्टोरिकल थीम्ड बेस्ड डार्क थ्रिलर फिल्म एंटीबेलम की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। इस फिल्म को अच्छे से जानने के लिए पहले हम एंटीबेलम का मतलब समझते हैं। तो एंटीबेलम का मतलब है टाइम बिफोर द वॉर, यानी कि युद्ध से पहले का काल। बाकी डिटेल्ड जानकारी मैं आपको फिल्म के अंत में दूंगा। तो फिल्म की शुरुआत होती है 1860s के दौर में। एक बड़े से प्लांटेशन बंगलो में एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी। कन्फेडरेट सोल्जर्स कन्फेडरेट फ्लैग को चढ़ा रहे थे। अब यहाँ पर इस स्क्रिप्ट के अंदर कन्फेडरेट का वर्ड बहुत बार इस्तेमाल हुआ है। तो कन्फेडरेट मतलब होता है समवन हु फॉट फॉर और सपोर्ट द कन्फेडरेसी इन अमेरिकन सिविल वॉर, यानी कि जिसने अमेरिकन सिविल वॉर में उनका साथ दिया हो। खैर, ये सिविल वॉर का टाइम था। कुछ सोल्जर्स एक भागी हुई स्लेव को घोड़े पर लटका कर लेकर आते हैं। एक कन्फेडरेट कैप्टन जेस्पर एक स्लेव कपल ईलाई और उसकी वाइफ अमेरा को प्लांटेशन से भागते हुए पकड़ लेता है, उन्हें टॉर्चर करता है। बाद में ईलाई के सामने ही अमेरा को गन शॉट से मार दिया जाता है। उसी रात में एक कन्फेडरेट जनरल एक स्लेव को कैबिन के अंदर लेकर आता है। वहां पर वो भागी हुई स्लेव थी, जिसे वो टॉर्चर करके उसे अपना नाम बोलने के लिए कहता है। जब वो मना कर देती है तो वो उसे नीचे झुकाकर उस पर हॉट आयरन से ब्रांडिंग कर देता है। साउथ में भागे हुए स्लेव्स पर ह्यूमन ब्रांडिंग करना भी लीगल था। रियलिटी में भी स्लेव ओनर्स ऐसा किया करते थे। अब जनरल फिर से उस स्लेव को उसका नाम पूछता है और इस बार वो दर्द में रोते हुए कहती है ईडन। अब 6 हफ्ते के बाद में नए स्लेव्स को प्लांटेशन में लाया जाता है। जेस्पर की वाइफ एलिजाबेथ अपनी बेटी को उनमें से किसी एक को चूज करने के लिए कहती है, उसे एक नाम देने के लिए भी कहती है। वो एक स्लेव को जूलिया नाम देती है। अब जेस्पर ये कहता है कि ये एक रिफॉर्मर प्लांटेशन है, जिसे कन्फेडरेट आर्मी के 9th इन्फेंट्री बटालियन गार्ड कर रही है। वो ये बताता है कि यहाँ से पहले उनकी जो कोई भी आइडेंटिटी थी वो उसे भूल जाएं। यहाँ पर उनको नई आइडेंटिटी मिलेगी। यहाँ पर किसी को भी बोलने की आजादी नहीं है और कोई भी आपस में बात नहीं करेगा। अब ईलाई ईडन के कैबिन में आता है। ईडन अपने कैबिन में केयरफुली स्टेप्स रखती है ताकि वुडन बोर्ड शोर ना करें। वो ईलाई से ये कहती है कि वो भागने में इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ देर बाद जूलिया भी ईडन के कैबिन में आती है। वो ईडन को पहचान जाती है और पूछती है कि तुम वर्जीनिया से हो ना। जूलिया भी वहां से भागना चाहती थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। ईडन उसे अपने पीठ की ब्रांडिंग दिखाकर ये कहती है कि ये एक बुरा आइडिया है, उसको सही मौके का वेट करना होगा, बट तब तक चुप रहना पड़ेगा। जूलिया निराश होकर और गुस्से में ये कहती है कि तुम कोई लीडर नहीं हो, सिर्फ एक नीग्रो स्लेव हो। अब कन्फेडरेट आर्मी यूनियन अपनी एक छोटी सी जीत का जश्न मनाते हैं। जनरल वहां पर आकर सभी को बधाई देता है। खुलेआम सैनिकों से ये कहता है कि आप खुशी के मौके पर स्लेव गर्ल्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं, लाइक लिटरली कुछ भी। अब 2 सोल्जर्स पर्सल और डैनियल जूलिया से अट्रैक्ट हो जाते हैं। डैनियल नर्वस होकर जूलिया से अच्छे से बात करने लगता है। तभी जेस्पर वहां आकर जूलिया को डैनियल के कैबिन में वेट करने के लिए कहता है और उसे बात करने से भी मना कर देता है। डैनियल का जूलिया के साथ में एंजॉय करने का प्लान था। जूलिया को भी लगता है कि डैनियल बाकियों की तरह नहीं है, एक अच्छा आदमी है। जब वो उसे बात करने लगती है तब डैनियल भी बाकियों की तरह उसे टॉर्चर करके उसके पेट पर लात मार देता है। जूलिया प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो दर्द में रोने लगती है। अगली सुबह फील्ड में जब जूलिया जाती है तो वहां पर उसका मिसकैरेज हो जाता है। ईडन उसे क्लीन करने के लिए वहां से बाहर ले जाती है। इधर ईलाई जेस्पर का ध्यान भटकाने के लिए उसे क्रैकर कह के गाली देता है। दोनों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। बाद में जेस्पर उसे मेकशिफ्ट क्रेमेटोरियम को क्लीन करने का ऑर्डर देता है। ईलाई को वहां पर उसकी वाइफ का क्रॉस मिलता है, जिसे देखकर वो टूट जाता है। यानी कि बेसिकली वहां पर उसको उसकी वाइफ की अस्थियों को क्लीन करने के लिए कहा
गया था। उसी रात जनरल ईडन पर सेक्सुअल असॉल्ट करता है, जिस पर ईडन कुछ भी नहीं बोल पाती, चुपचाप दर्द सहती रहती है। अब कैमरा ईडन के फेस पर क्लोज होता है, वो सो रही थी। अब फिल्म एक अलग ही ट्विस्ट ले लेती है। अगले सीन में हम ईडन को 21st सेंचुरी में देखते हैं, जहाँ पर वो सोकर उठती है। यहाँ पर वो एक सक्सेसफुल ऑथर और एक्टिविस्ट थी और उसका नाम वेरोनिका हेनली था। उसके हस्बैंड का नाम निक था और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम कैनेडी था। एक सीन में वेरोनिका की हॉर्स राइडिंग की फोटो और उसके बैग को भी दिखाया जाता है, जिस पर कोई भी ब्रांडिंग का निशान नहीं था। वेरोनिका एक जानी पहचानी पब्लिक स्पीकर थी जो कि ब्लैक अमेरिकन की हालत पर टीवी न्यूज में डिबेट करती थी। वो अक्सर व्हाइट कंजर्वेटिव्स के निशाने पर रहती थी। अब वेरोनिका अपनी बुक लॉन्च के ट्रिप पर जाने वाली थी, तभी उसे एलिजाबेथ का एक वीडियो कॉल आता है। एलिजाबेथ खुद को एक टैलेंट स्काउट कहती है और बेहद रूड और रेसिस्ट वे में बात करने लगती है, जो कि वेरोनिका को पसंद नहीं आता। अब वेरोनिका दूसरी सिटी में जाती है जहां पर वो अपनी बुक शेडिंग ऑफ कोपिंग पर्सोना को लॉन्च करने वाली थी। वो एक 5 स्टार होटल में रुकती है जहां उसका फंक्शन था। वो एक योगा प्रैक्टिशनर भी थी, तो सुबह सुबह वो अपने ट्रेनर के साथ में योगा प्रैक्टिस भी करती है। वहीं पर वो अपनी फ्रेंड डॉन से मिलती है और वो दोनों कुछ फ्रेंडली बातें करते हैं, बट दोज टॉक्स वर नॉट एट ऑल फ्रेंडली। इट वॉज लाइक वो वाली बातें। बाद में वेरोनिका होटल की लॉबी में अपनी दूसरी फ्रेंड सैरा से मिलती है और उसे शाम को डिनर पर इनवाइट करती है। अब एलिजाबेथ वेरोनिका के रूम में जाती है, सब कुछ ऑब्जर्व करती है, उसकी लिपस्टिक को भी ट्राई करती है और डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड साइन लगा के चली जाती है। वेरोनिका अपनी बुक लॉन्च पर एक स्पीच देती है जिससे ऑडियंस में बैठी हुई ब्लैक लेडीज इंस्पायर होती हैं। प्रोग्राम के बाद वेरोनिका एलिवेटर में एक बच्ची से मिलती है जो दिखने में काफी क्रीपी थी। उसने एंटीबेलम एरा की व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी। वो वेरोनिका से करके कहती है कि जब तक तुम्हें बोलने की परमिशन नहीं दी जाती तब तक तुम्हें बोलना नहीं चाहिए। वेरोनिका को ये बच्ची का एक गेम लगता है जिसे वो इग्नोर कर देती है। उसी शाम वेरोनिका, सैरा और डॉन डिनर के लिए जाते हैं। होटल के लोगों ने उनका रिजर्वेशन बैक में किचन के पास किया था, जबकि काफी सीट्स फ्रंट में खाली थी। डॉन इस पर आपत्ति उठाकर ये कहती है कि ये सॉफ्ट रेसिज्म है और वो तीनों आगे ही बैठ जाते हैं। अब तीनों डिनर एंजॉय करते हैं। बाद में 2 उबर कार्स उन्हें लेने आती हैं। सेल्फी लेने के चक्कर में वेरोनिका नंबर प्लेट ही नहीं देखती। अब कार में उसे असली उबर ड्राइवर से फोन आता है जो ये कहता है कि वो उसे लेने आई है। अब यहाँ पर एलिजाबेथ कार ड्राइव कर रही थी, जिस पर कार के पीछे वाली सीट पर से वेरोनिका पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। अब अगला सीन फिर से प्लांटेशन में शुरू होता है जहाँ पर ईडन और जनरल एक कैबिन में सो रहे थे। रात को 3 बजे एक मोबाइल फोन रिंग करने लगता है जिसे लेने के लिए जनरल कैबिन से बाहर दौड़ता है। यहाँ पर उसे न्यूज अपडेट मिलती है कि वेरोनिका का हस्बैंड निक मीडिया में उसकी मिसिंग को लेकर आवाज उठा रहा है। ये बात जनरल को गुस्सा दिला देती है। वेरोनिका इन सब बातों को चुपके से सुनती है। अब यहाँ पर एक बात तो साफ हो जाती है कि ईडन ही वेरोनिका है और ये प्लांटेशन 1860s के एंटीबेलम टाइम में नहीं बल्कि 21st सेंचुरी में है। अगले ही दिन वेरोनिका को जूलिया की डेड बॉडी उसके कैबिन में लटकी हुई मिलती है। जूलिया ने सुसाइड कर लिया था। वेरोनिका अब गुस्से में आज ही रात वहां से एस्केप करने का प्लान बनाती है इलाई के साथ। रात में वो अपने योगा स्किल से बेड से बैकवर्ड उठती है, धीरे से बिना आवाज किए बाहर जाती है और इसलिए ही वो हमेशा नाप तोल के अपने कदम इस कैबिन के अंदर रखती थी ताकि एक दिन वो चुपके से यहाँ से भाग सके। वो इलाई से मिलके हॉर्स के बैग से मोबाइल फोन को लेती है। जैसे ही वो फोन करने जाती है, पर्सल और डैनियल जो पी के टुन हो गए थे वहां पर आ जाते हैं। वेरोनिका और इलाई डर के फोन को वहीं गिरा के छुप जाते हैं। ये दोनों नशे की हालत में मोबाइल को उठाकर बिना कंट्रोल के बातें करते हुए खेत की ओर चले जाते हैं। अब इलाई मौका देखकर इन दोनों पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देता है। वेरोनिका 911 पर कॉल करके इमरजेंसी में अपना नाम बताने जाती है, पर सिग्नल वहां पर टूट जाता है और फोन लॉक होता है, जिसे अनलॉक करने के लिए उन्हें जनरल का चेहरा चाहिए था। दोनों चुपके से कैबिन में फिर से जाते हैं, लेकिन इस बार जनरल जाग जाता है। इलाई उस पर हमला करता है। तीनों के बीच में खूब लड़ाई होती है। जनरल इलाई को कुल्हाड़ी से मार डालता है और वेरोनिका भी जनरल के पैरों पर बेयोनेट से हमला कर उसे घायल कर देती है। बाद में उसे मुक्का मारकर बेहोश करती है। उसकी फोन को अनलॉक भी करती है और अपने हस्बैंड निक को कॉल करके ये कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। उसे अपनी लोकेशन भेजकर पुलिस के साथ यहाँ पर आने के लिए बोलती है। अब वेरोनिका इलाई की डेड बॉडी के पास जाकर उसे प्रोफेसर कहती है, उससे माफी भी मांगती है। गुस्से में वेरोनिका जनरल को कन्फेडरेट फ्लैग में बांधकर
उसे क्रेमेटोरियम तक घसीटते हुए ले जाती है। वहाँ जनरल ये कहता है कि ये यहीं खत्म नहीं होगा, हम कहीं नहीं हैं और हर जगह पर हैं। यानी कि ये जो कन्फेडरेट होते हैं वो चुपके से सबका साथ देते हैं। वेरोनिका अब गुस्से में एक मशाल को लेने जाती है, लेकिन रास्ते में जेस्पर और एक गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। उन्हें वो झूठ बोलती है कि जनरल घायल हो गया है। जेस्पर पैनिक में क्रेमेटोरियम की तरफ दौड़ता है और दौड़ते टाइम वो जनरल को सेनेटर डेंटन कहता है। वेरोनिका को ये सुनकर शौक लगता है, क्योंकि सेनेटर्स अमेरिका के मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। वैसे आदमी ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया था। अब वो फुल गुस्से में उन तीनों को उसी क्रेमेटोरियम में बंद करके उन्हें आग लगा देती है, जिस सीन की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही बढ़िया थी। अब जैसा कि एक सीन में दिखाया गया था कि वेरोनिका हॉर्स राइडिंग जानती थी, तो वो डेंटन के घोड़े पर सवार होकर उस प्लांटेशन से भागने लगती है। कुछ ही देर में सुबह होती है और एलिजाबेथ भी वेरोनिका का पीछा करने लगती है। एक जगह रुककर वो ये कहती है कि मेरे डैड डेंटन ने खुद तुम्हें चुना था। उसकी एक्टिविज्म उनके इलेक्शन कैंपेन के आड़े आ रही थी। मना करने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा किया। मैन विल बी मैन। वो ये कहती है कि वो लोग उनकी बराबरी कभी भी नहीं कर सकते। वो लोग हमेशा कॉटन पिकर्स थे और रहेंगे। तभी वेरोनिका पीछे से आकर एलिजाबेथ के गले में रस्सी डालकर उस पर हमला करती है। उसको अपने घोड़े के पीछे घसीटते हुए ले जाती है और कुछ ही देर बाद एलिजाबेथ का सर एक स्टैचू की पोडियम से टकरा जाता है और वो मारी जाती है। पोडियम यानी कि नीचे वाला हिस्सा। जब वेरोनिका ऊपर देखती है तो ये पता चलता है कि वो स्टैचू असली कॉन्फेडरेट जनरल रॉबर्ट ई ली का था, जो सिविल वॉर के कन्फेडरेट जनरल थे। वेरोनिका उस प्लांटेशन से भागती है और बाकी यूनियन और कन्फेडरेट सोल्जर्स वहां पर फाइट कर रहे थे। जब वो प्लांटेशन से बाहर जाती है तो एक बिल बोर्ड दिखाई देता है। एंटीबेलम असल में एक सिविल वॉर री इनेक्टमेंट पार्क था, जिसका ओनर सेनेटर ब्लेक डेंटन था, जो कि मारा गया था। यहाँ पर लोग पैसा देके एंटीबेलम ईयर को देखने आते थे और सोल्जर सिविल वॉर को एक्ट करके दिखाते थे। और यही कारण था कि डैनियल जूलिया के सामने इतना ज्यादा घबरा रहा था, क्योंकि वो एक एक्ट प्ले कर रहा था। इस पार्क के आड़ में डेंटन और उसकी वाइफ सुप्रीमेसी के कल्ट के मेंबर्स थे। उनको पॉलिटिकली अपोज करने वाले रिस्की ब्लैक लोगों को किडनैप करके स्लीव बनाकर टॉर्चर करते थे। और बूम, फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अब एंड क्रेडिट सीन में ये दिखाया जाता है कि FBI इस प्लांटेशन पर आकर बाकी लोगों को बचाती है। वो एंटीबेलम बिल बोर्ड को बुलडोजर से उड़ा देते हैं। तो दोस्तों, ये थी एंटीबेलम फिल्म की कहानी। अमेरिका में स्लेवरी को सिविल वॉर के बाद एंड की गई, पर रेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन अगले 100 साल तक चलती रही। अब्राहम लिंकन को भी एक कन्फेडरेट सिंपैथाइजर ने असैसिनेट किया था। आज भी ब्लैक कम्युनिटी को हर जगह ऑपरेशन का सामना करना पड़ता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट। हालांकि उसमें भी कई वायलेंट एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, पर वो इंसिडेंट सिस्टमैटिक ब्लैक ऑपरेशन को सामने लाने के लिए एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट था। अब कुछ और डिटेल में बात करते हैं। अमेरिका में 1812 से लेकर 1865 तक के टाइम फ्रेम को एंटीबेलम काल कहा जाता है। इस दौर में अमेरिका मुख्य तौर पर 3 हिस्सों में बटा हुआ था: नॉर्दर्न स्टेट्स, साउदर्न स्टेट्स और वाइल्ड वेस्टर्न स्टेट्स। इस दौरान एग्रीकल्चर ही मेन इकोनॉमी थी। नॉर्दर्न स्टेट्स में रूरल लेबर के लिए आयरलैंड से, जर्मनी से, यूरोप से लाखों व्हाइट मजदूर इमाइग्रेट होकर आए थे और वहीं पर सेटल हो गए। लेकिन साउथ में ऐसा नहीं था। ब्रिटिश एम्पायर ने स्लेव ट्रेड को लीगल किया और वो एक ल्यूक्रेटिव बिजनेस भी था। ब्रिटिश बिजनेसमैन अफ्रीका कॉन्टिनेंट से स्लेव्स को खरीदते थे और उन्हें अमेरिका और वेस्ट इंडीज में बेच देते थे। ये सिलसिला 16th, 17th और 18th सेंचुरी से चल रहा था। साउदर्न स्टेट्स में व्हाइट अमेरिकन इन स्लेव्स को खरीदते थे। वो जिंदगी भर के लिए इनके गुलाम हो जाते थे। ये एक परफेक्टली लीगल बिजनेस था। साउथ के बड़े बड़े प्लांटेशंस में ये स्लेव्स काम किया करते थे। वहां पर कैश क्रॉप कॉटन उगाया जाता था। साउदर्न स्टेट्स इस कॉटन को यूरोप को एक्सपोर्ट करके तगड़ा पैसा कमाते थे। 1860s के दौर में अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बने और उन्होंने इस स्लेवरी को खत्म करने का वादा किया। इससे साउथ और नॉर्थ में जंग छिड़ गए, जिससे सिविल वॉर शुरू हुई। साउथ ने अपनी खुद की एक कन्फेडरेट आर्मी खड़ी करी और अपने आप को एक अलग देश घोषित कर दिया। इसी स्लेव ट्रेड से अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी की हॉरिफाइंग शुरुआत हुई और ये फिल्म उसकी एक झलक को दिखलाती है। खैर, बात करें फिल्म की स्क्रिप्ट राइटिंग की तो वो और अच्छी हो सकती थी। एंड से पहले ही पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। जब ईडन 21st सेंचुरी में यानी कि अपने पास्ट में उठती है तो मैं समझ गया था कि यहाँ पर क्या हुआ। इस फिल्म की स्क्रिप्ट को 1979 में आई ऑक्टेविया बटलर की नॉवल किंड्रेड से इंस्पायर्ड होकर लिखा गया है, पर ये बुक को जस्टिफाई नहीं करती। ये गेट आउट जितनी अच्छी नहीं है, पर एवरेज फिल्म है।
लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे अच्छा लगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, बाकी सब तो आपको पता ही है। आपको सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और बताना है कि अगली वीडियो किस पर होनी चाहिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में। टिल देन।